गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली कक्षा में हम आपका जो है सिलेबस में मार्क्सवाद करवा रहे थे और आपको बताया था कि मार्क्सवाद जो है एक ऐसा सिद्धांत है, एक ऐसा विचार है, ऐसी विचारधारा है जिसमें सभी विचारों का मूल आधार क्या है? भौतिकवाद है। और मार्क्स जो है, कार्ल मार्क्स अपने चिंतन का प्रमुख आधार भौतिकवाद को मानता है। वो बताता है कि संपूर्ण सृष्टि का जो आधार है वो पदार्थ है और पदार्थ ही जो है वो पूरी सृष्टि को चलायमान रखता है। तो इस प्रकार मार्क्स पूरी सृष्टि का नियंता पदार्थ को मानता है कि पदार्थ जो है, मैटर इज एवरीथिंग। तो देखिए, मैटर की बात करता है कि मार्क्स मैटर बहुत ही महत्वपूर्ण है और पदार्थ पूरी सृष्टि को जो है चलाए रखता है। इस प्रकार हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि जहां पर हीगल का जो आदर्शवादी सिद्धांत है, हीगल अपने चिंतन का प्रमुख आधार प्रत्यय, विचार, आत्मा को मानता है। उसके स्थान पर हीगल ने अपनी इस पद्धति को, द्वंद्वात्मक पद्धति को हीगल से लिया है। लेकिन हीगल से लेने के बाद में ही हीगल और मार्क्स में हम देखते हैं बहुत ही, दोनों के चिंतन में बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर है। क्योंकि हीगल का जो चिंतन है वो आदर्शवाद पर आधारित है, नैतिकता पर आधारित है, जबकि मार्क्स का जो चिंतन है, जो मार्क्स का चिंतन भौतिकवाद पर आधारित है। और मार्क्स जो है अपने चिंतन का मूल आधार पदार्थ को मानता है और मैटर को ही वो बहुत महत्व देता है। इस प्रकार हमने पिछली कक्षा में दोनों के चिंतन के अंतर में आपको बताया था। और इस प्रकार हम देखते हैं कि मार्क्सवाद का जो प्रमुख आधार है वो पदार्थ है। और मार्क्स यहां तक कहता है कि सभी संबंधों का, सभी मानवीय संबंधों का प्रमुख आधार क्या है? आर्थिक संबंध। तो सभी संबंधों में आर्थिक क्रियाओं को बहुत ही महत्वपूर्ण मानता है। और ये कहता है कि मानवीय संबंध जो भी आधारित होते हैं, निर्धारित होते हैं, वो आर्थिक क्रियाओं के द्वारा ही क्या होते हैं? संचालित होते हैं। तो मार्क्सवाद में आपको द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के बारे में बताया था, तो उसी के बारे में हम पढ़ते हैं आज कि मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। तो देखिए, मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। तो देखिए, पिछली कक्षा में आपको बताया था कि मार्क्स ने अपनी द्वंद्ववाद पद्धति को समझाने के लिए एक उदाहरण आपको बताया था कि एक गेहूं के पौधे का उसने उदाहरण बताया कि किस प्रकार से जो है एक गेहूं का दाना हम लेते हैं, वो वाद है, और उसे जब हम जमीन में बो देते हैं तो वो जमीन में सड़ गल के जो है उसमें प्रतिवाद होता है कि वो सड़ता गलता है, उसमें क्रिया के खिलाफ प्रतिक्रिया होती है। और इस प्रकार से जो है प्रतिक्रिया के फलस्वरूप उसमें संवाद होता है और संवाद के रूप में एक पौधे के रूप में जो है नया पौधा हमें गेहूं का मिलता है और उसमें बीज अंकुरित होते हैं। तो इस प्रकार से जो है मार्क्स इस द्वंद्वात्मक पद्धति को उसने एक गेहूं के पौधे का उदाहरण देकर समझाया। और इस प्रकार हम देखते हैं कि मार्क्स की द्वंद्वात्मक पद्धति जो है उसमें हम देखते हैं कि एक टेढ़ी मेढ़ी प्रक्रिया के द्वारा ही ये संचालित होती है। तो देखिए, मार्क्स की द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की विशेषताएं हम बताते हैं कि मार्क्स के कार्ल मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, कार्ल मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। देखिए, मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की निम्नलिखित विशेषताएं हैं।
देखिए पहली विशेषता हम देखते हैं कि मार्क्स ये मानता है विश्व स्वतंत्र और असंबद्ध वस्तुओं का ढेर नहीं है वरन समग्र इकाई है। तो देखिए द्वंद्ववाद के अनुसार जो है मार्क्स कहता है कि विश्व स्वतंत्र पहली विशेषता है, द्वंद्ववाद के अनुसार मार्क्स मानता है कि विश्व स्वतंत्र व असंबद्ध वस्तुओं का ढेर मात्र नहीं, असंबद्ध वस्तुओं का ढेर मात्र नहीं है वरन समग्र इकाई के रूप में, वरन समग्र इकाई के रूप में है अर्थात सभी वस्तुएं जो हैं, सभी वस्तुएं संबद्ध और परस्पर निर्भर है। सभी वस्तुएं संबद्ध और परस्पर निर्भर है। तो इस प्रकार पारस्परिक निर्भरता की मार्क्स बात करता है कि जो भी भौतिक जगत में जो भी चीजें पाई जाती हैं उनका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, क्योंकि हम देखते हैं कि चीजों में कहीं ना कहीं हमें संबद्धता देखने को मिलती है, चीजें कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। तो इस प्रकार मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की पहली विशेषता है कि वह ये कहता है कि जो भी वस्तुएं हैं विश्व स्वतंत्र असंबद्ध वस्तुओं का ढेर मात्र नहीं है, कि वस्तुओं के स्वतंत्र जो है अस्तित्व की बात वो कहता है कि सभी वस्तुएं एक दूसरे से संबंधित होती हैं, एक दूसरे से निर्भर होती है। तो देखिए पारस्परिक निर्भरता की बात मार्क्स कहता है कि वस्तुओं का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, वो एक दूसरे से जुड़ी होती है, कहीं ना कहीं परस्पर निर्भरता हमें देखने को मिलती है चीजों में। तो इस प्रकार मार्क्स वस्तुओं के स्वतंत्र अस्तित्व को नकारता है और ये कहता है कि विश्व में सभी वस्तुएं जो हमें देखने को मिलती हैं वो सभी वस्तुएं कहीं ना कहीं एक दूसरे से परस्पर उसमें निर्भरता हमें देखने को मिलती है, उसमें संबद्धता हमें देखने को मिलती है। अगली विशेषता हम देखते हैं। अगली विशेषता मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की यह है कि मार्क्स जो है ये मानता है कि द्वंद्ववाद के अनुसार प्रकृति जो है अस्थिर, गतिशील और निरंतर परिवर्तनशील है। तो देखिए दूसरी विशेषता यह है कि द्वंद्ववाद के अनुसार प्रकृति अस्थिर, गतिशील और निरंतर परिवर्तनशील है तो देखिए मार्क्स इस प्रकार मानता है कि चीजें जो होती हैं वो हमेशा बदलती रहती हैं। तो देखिए इस प्रकार जो है मार्क्स का ये मानना है कि विश्व की सभी जो चीजों में हम देखते हैं कि
उसमें गतिशीलता हमें दिखाई देती है कि कुछ नई चीजें उत्पन्न होती है, विकसित होती है, पुरानी चीजें नष्ट होती रहती हैं। तो मार्क्स का ये मानना है कि पुरानी चीजें नष्ट होती हैं, पुरानी वस्तुएं नष्ट होती हैं और नई वस्तुएं विकसित होती हैं। तो इस प्रकार से मार्क्स के अनुसार वस्तुओं में, चीजों में निरंतर गतिशीलता हमें देखने को मिलती है। और मार्क्स ये कहता है कि प्रकृति में जो भी वस्तुएं हैं उनमें हमेशा हमें परिवर्तन देखने को मिलता है। वो स्थिर नहीं होती हैं, वो हमेशा गतिशील होती हैं। और प्रकृति का जो है नियम वो बताता है कि प्रकृति का नियम परिवर्तन है, क्योंकि प्रकृति हमेशा परिवर्तनशील होती है, एक जैसी नहीं होती है। जिस प्रकार से ऋतुएं परिवर्तित होती हैं, मौसम परिवर्तित होता है, तो इस प्रकार हम देखते हैं कि वस्तुओं में भी हमें गतिशीलता देखने को मिलती है। तो मार्क्स इस बात को स्वीकार करता है कि प्रकृति की परिवर्तनशीलता का प्रभाव वस्तुओं पर पड़ता है, और प्रकृति जिस प्रकार से स्थिर नहीं होती और हमेशा परिवर्तनशील, गतिशीलता का स्वभाव में उसमें देखने को मिलता है, उसी प्रकार से मार्क्स का यह मानना है कि वस्तुओं में, चीजों में भी निरंतर हमें परिवर्तनशीलता, गतिशीलता देखने को मिलती है। वस्तुएं स्थायी नहीं होती हैं, उनमें निरंतर हम देखते हैं कि परिवर्तनशीलता, गतिशीलता दिखाई देती है। अगली विशेषता हम देखते हैं कि अगली विशेषता यह है कि द्वंद्ववाद के अनुसार वस्तुओं में विकास और परिवर्तन की प्रक्रिया सरल नहीं है। अगली विशेषता है कि द्वंद्ववाद के अनुसार वस्तुओं में होने वाला परिवर्तन सरल नहीं है। वस्तुओं में होने वाला परिवर्तन सरल नहीं है। तो देखिए, मार्क्स ये मानता है कि वस्तुओं में होने वाला परिवर्तन की प्रक्रिया सरल नहीं है। तो देखिए, वस्तुओं में विकास और परिवर्तन की प्रक्रिया, वस्तुओं में विकास और परिवर्तन, वस्तुओं में विकास और परिवर्तन की प्रक्रिया सरल नहीं है। परिवर्तन की प्रक्रिया सरल नहीं है। परिवर्तन की प्रक्रिया सरल नहीं है। वे केवल अपनी दिशा में आगे नहीं बढ़ती, वे केवल अपनी दिशा में आगे नहीं बढ़ती, बल्कि उनमें गुणात्मक परिवर्तन भी होता है। तो देखिए, गुणात्मक परिवर्तन भी होता है। तो देखिए, द्वंद्ववाद के अनुसार वस्तुओं में विकास और परिवर्तन की प्रक्रिया सरल नहीं है।
वे केवल अपनी दिशा में सरल रूप में ही नहीं होता, परिवर्तन की प्रक्रिया और टेढ़े मेढ़े स्वरूप में मानता है। और ये कहता है कि चीजें अपनी दिशा में आगे नहीं बढ़ती बल्कि में गुणात्मक परिवर्तन भी होता है। किस प्रकार से वस्तुएं अपने पुराने स्वरूप को छोड़ती हैं और नए गुणों को जो है नवीन स्वरूप में वो प्राप्त करती हैं। तो इस प्रकार मार्क्स का यह मानना है कि वस्तुओं में परिवर्तन और विकास की प्रक्रिया सरल नहीं है। ये विकास की प्रक्रिया जो होती है वो बहुत ही पेचीदगी भरी होती है और एक टेढ़े मेढ़े स्वरूप के बात वो करता है। और वो कहता है कि केवल चीजें अपनी दिशा में आगे नहीं बढ़ती, उनमें गुणात्मक परिवर्तन भी होता है कि हम देखते हैं कि वस्तुएं किस प्रकार से पुराने स्वरूप को छोड़कर नए गुणों को धारण करती हैं, जिसकी बात मार्क्स करता है। अगला है वस्तुओं में गुणात्मक परिवर्तन धीरे धीरे न होकर शीघ्रता के साथ अचानक होते हैं। तो देखिए वस्तुओं में अगला पॉइंट है, वस्तुओं में गुणात्मक परिवर्तन, वस्तुओं में गुणात्मक परिवर्तन धीरे धीरे न होकर, गुणात्मक परिवर्तन धीरे धीरे न होकर अचानक होता है। धीरे धीरे न होकर अचानक होता है। वस्तु में गुणात्मक परिवर्तन धीरे धीरे न होकर शीघ्रता के साथ न होकर, सॉरी गलत हो गया, एक मिनट, धीरे धीरे न होकर शीघ्रता के साथ न होकर शीघ्रता के साथ अचानक होता है। तो देखिए मार्क्स कहता है कि वस्तुओं में जो परिवर्तन होता है वो धीरे धीरे न होकर शीघ्रता के साथ, बड़ी तीव्रता के साथ अचानक यकायक होता है। तो मार्क्स वस्तुओं में परिवर्तन की बात स्वीकार करता है और ये कहता है कि परिवर्तन धीरे धीरे न होकर एक साथ जो है यकायक अचानक होता है। अगली विशेषता मार्क्स कहता है कि वस्तुओं में गुणात्मक परिवर्तन क्यों होते हैं। तो इसलिए वस्तुओं में वो कहता है कि जो गुणात्मक परिवर्तन होते हैं वो अंतर विरोध के कारण होते हैं। तो देखिए मार्क्स का मानना है कि वस्तुओं में होने वाला, वस्तुओं में गुणात्मक परिवर्तन, वस्तुओं में गुणात्मक परिवर्तन, गुणात्मक परिवर्तन अंतर विरोध के कारण, अंतर विरोध के कारण, गुणात्मक परिवर्तन अंतर विरोध के कारण होते हैं, अंतर विरोध के कारण होते हैं, अंतर विरोध के कारण होते हैं। अर्थात वस्तुओं में विरोधी तत्वों के संघर्ष के फलस्वरूप वस्तुओं में विरोधी तत्वों के, वस्तुओं में विरोधी तत्वों के संघर्ष के, विरोधी तत्वों के संघर्ष के फलस्वरूप गुणात्मक परिवर्तन होते हैं। गुणात्मक परिवर्तन होते हैं। देखिए वस्तुओं में अंतर विरोध पाया जाता है और जिस प्रकार से मार्क्स जो है अपनी द्वंद्वात्मक पद्धति के 3 महत्वपूर्ण भाग मानता है, वाद, प्रतिवाद और संवाद। द्वंद्वात्मक प्रतिवाद में इन तीनों का महत्वपूर्ण भूमिका वो मानता है और ये मानता है कि वस्तुओं में जो
अंतर्विरोध प्रतिवाद जो होता है बहुत महत्वपूर्ण होता है, और इसी कारण से वस्तुओं में गुणात्मक परिवर्तन पाया जाता है। तो मार्क्स का मानना है कि वस्तुओं में अंतर्विरोध की जो विशेषता पाई जाती है, इस विशेषता के कारण ही वस्तुओं में जो है विरोधी तत्वों में संघर्ष होता है और उसके परिणाम स्वरूप उनमें गुणात्मक परिवर्तन होता है। तो इस प्रकार मार्क्स वस्तुओं में गुणात्मक परिवर्तन का कारण अंतर्विरोध को मानता है। अगला है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद जो है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद प्राकृतिक जगत की व्याख्या आर्थिक आधारों पर प्राकृतिक जगत की व्याख्या आर्थिक आधारों पर करता है। प्राकृतिक जगत की व्याख्या आर्थिक आधारों पर करता है और पदार्थ को समस्त विश्व के नियंत्रक और पदार्थ को समस्त विश्व की नियंत्रक शक्ति के रूप में स्वीकार करता है। तो देखिए, पदार्थ को जो है वो महत्वपूर्ण मानता है और वो प्राकृतिक जगत की भौतिक जगत की जो है व्याख्या आर्थिक आधारों पर करता है और कहता है कि जो अर्थ जो होता है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, पूरी सृष्टि को चलाने वाला होता है, पूरी सृष्टि अर्थ पर ही आधारित होती है। और वो कहता है कि पदार्थ को पूरी विश्व की नियंत्रक शक्ति के रूप में वो मानता है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि मार्क्सवाद जो है पदार्थ को पूरी सृष्टि का नियंता मानता है और ये कहता है कि पदार्थ ही क्या करता है, पूरी पृथ्वी को चलाता है, पूरी सृष्टि को संचालित करने की शक्ति पदार्थ में है। जिस प्रकार से हीगल विचार को पूरी सृष्टि का नियंता मानता है, उसके विपरीत जो मार्क्स की भौतिकवादी व्याख्या में हम देखते हैं कि मार्क्स जो है पदार्थ को ही सृष्टि का नियंता और सृष्टि का प्रमुख तत्व मानता है कि पदार्थ पूरे विश्व को चलाने की, पदार्थ इतना शक्तिशाली है कि पूरी सृष्टि को चलाने की शक्ति उसमें निहित है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि मार्क्सवाद की विशेषताएं हमने देखी और इन विशेषताओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि मार्क्सवाद जो है अपने चिंतन में अपने प्रमुख रूप से भौतिकवाद पर आधारित है मार्क्सवाद, और पदार्थ को ही पूरी सृष्टि का नियंता मानता है। और इस प्रकार मार्क्सवादी विचारधारा में हम देखते हैं कि मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद वाद, प्रतिवाद और संवाद पर आधारित है और इसी प्रक्रिया के द्वारा वो वस्तुओं में जो है गुणात्मक परिवर्तन की बात करते हैं कि वस्तुओं में गुणात्मक परिवर्तन इसी प्रक्रिया के द्वारा होता है। अब हम देखते हैं कि मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की आलोचना हम देखते हैं कि मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की आलोचना। तो देखिए, कार्ल मार्क्स के
द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की आलोचना हम निम्न आधारों पर कर सकते हैं कि मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद में क्या कमियां रह गई हैं। वो कमियां हम इस प्रकार से देख सकते हैं। पहला है कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद अत्यधिक अस्पष्ट है। तो देखिए, पहली आलोचना है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद अत्यधिक अस्पष्ट है। तो देखिए, मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद में हम मानते हैं कि मार्क्स ने जो कि विचार प्रतिपादित किया, तो इसमें हम देखते हैं कि मार्क्स ने इसका स्पष्ट रूप से जो है वर्णन नहीं किया है। तो इसमें पूर्ण और आवश्यक विवेचन हम मानते हैं कि मार्क्स जो है मार्क्स किस आधार पर जो है इसकी पूर्ण स्पष्ट रूप से जो है अपनी प्रस्तुति नहीं करता है। तो हम ये कहते हैं कि मार्क्स का जो विवरण है ये बहुत ही अस्पष्ट है। मार्क्स ने इसका पूर्ण और स्पष्ट रूप से विवेचन कहीं भी प्रस्तुत नहीं किया। अगली आलोचना है कि असंगतिपूर्ण धारणा है। तो देखिए, असंगतिपूर्ण धारणा है, असंगतिपूर्ण धारणा है। तो देखिए, मार्क्सवाद में हमें असंगतता दिखाई देती है और यह असंगतिपूर्ण धारणा है। हम कहते हैं कि मार्क्स का विचार जो स्पष्ट नहीं है, उसके साथ साथ ही मार्क्स कहता है कि यह बिल्कुल असंगतिपूर्ण हमें दिखाई देता है कि किस प्रकार मार्क्स जो है वाद, प्रतिवाद और संवाद की बात करता है। और कई उसने स्वयं लिखा है कि मनुष्य स्वयं अपने भाग्य का नियंता है, निर्माता है। तो ये हमें विचार विरोधाभासी पूर्ण लगते हैं कि एक तरफ तो वाद, प्रतिवाद और संवाद की प्रक्रिया के द्वारा अपने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की बात करता है और एक तरफ ये कहता है कि मार्क्स स्वयं अपने जो है भाग्य का निर्माता है या मनुष्य स्वयं जो है अपना इतिहास स्वयं बनाता। तो इस प्रकार उसकी बातों में हमें विरोधाभास दिखाई देता है। अगली आलोचना है वो यह है कि अत्यंत भौतिकवादी दर्शन है। देखिए, अत्यंत भौतिकवादी दर्शन है, अत्यंत भौतिकवादी दर्शन है। तो देखिए, मार्क्सवाद अत्यंत भौतिकवादी दर्शन हमें दिखाई देता है कि इसमें जहां पर हीगल अपने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को आदर्शवाद पर, द्वंद्ववाद पद्धति को आदर्शवाद पर खड़ा करता है, वहीं पर जो है मार्क्स अपनी इस पद्धति को पदार्थ और भौतिकता पर आधारित मानता है। और हम कहते हैं कि मार्क्स बहुत ही जो है मेटेरियलिस्टिक है, भौतिकवादी है और नैतिक मूल्यों, नैतिक चेतना, इन सब का उसके चिंतन में कहीं भी कोई स्थान नहीं है। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि मार्क्स का जो चिंतन है अति भौतिकवादी है। अगली आलोचना है द्वंद्वात्मक पद्धति दोषपूर्ण है। तो देखिए, हम देखते हैं कि द्वंद्वात्मक पद्धति दोषपूर्ण है। तो देखिए, द्वंद्वात्मक पद्धति दोषपूर्ण है। द्वंद्वात्मक पद्धति दोषपूर्ण है। तो देखिए, मार्क्स के विचारों में हम देखते हैं कि वो कहता है कि जो उसने समाज की 5 अवस्थाएं बताई हैं और हम देखते हैं कि इतिहास में ऐसी कोई अंतिम अवस्था हमें देखने को मिलती है कि उसके बाद में इतिहास समाप्त हो जाता है। तो हम देखते हैं कि मार्क्स के विचार में हम ये द्वंद्वात्मक पद्धति दोषपूर्ण है और हम देखते हैं कि कोई भी अंतिम अवस्था में नहीं दिखाई देती। और हम देखते हैं कि न तो कोई क्रांति द्वारा विभिन्न परिवर्तनों की अवस्थाएं हैं। तो मार्क्स ने जो विभिन्न अवस्थाएं बताई हैं, तो वो अवस्थाएं जो है हम देखते हैं कि अचानक नहीं आई हैं। सैकड़ों वर्षों में इन अवस्थाओं ने इतिहास के साथ साथ अपना जो है अस्तित्व इन्होंने लिया है। और इतिहास के साथ साथ जो हम देखते हैं कि
इतिहास में हम जो है सैकड़ों वर्षों के बाद में इनका अस्तित्व देखते हैं। अगला है द्वंद्वात्मक पद्धति खतरनाक है। तो देखिए द्वंद्वात्मक पद्धति जो है खतरनाक है। द्वंद्वात्मक पद्धति खतरनाक है क्योंकि मार्क्स के चिंतन में हम देखते हैं कि कहीं भी मूल्यों को, आदर्शों को स्थान नहीं है, केवल भौतिकता ही उसके चिंतन में हमें आरंभ से लेकर अंत तक दिखाई देती है। तो इसलिए हम देखते हैं कि मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के जो परिणाम है बहुत ही भयंकर है। और इस प्रकार हम देखते हैं कि मार्क्स ने केवल जो है भौतिकता का ही सहारा लिया है। अगला है मानवीय इतिहास उत्थान का ही लेखा नहीं है। तो देखिए अगला है मानवीय इतिहास। मानवीय इतिहास केवल उत्थान का ही, मानवीय इतिहास केवल उत्थान का ही लेखा नहीं है। तो देखिए कार्ल मार्क्स ने केवल मानवीय इतिहास के उत्थान की बात करी है, जबकि मानवीय इतिहास के साथ साथ उत्थान के साथ साथ उसका पतन भी हम देखने को मिलता है इतिहास में, कि मानवीय जो है इतिहास केवल उत्थान का ही लेखा जोखा नहीं है, उसमें पतन भी महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार से हम कार्ल मार्क्स के इस सिद्धांत की जो उपयुक्त आलोचना हमने देखी, इसके बावजूद भी हम कहते हैं कि कार्ल मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवादी सिद्धांत जो है बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है और ये एक नए स्वरूप में जो है हीगल की आदर्शवादी पद्धति के विपरीत जो है द्वंद्वात्मक पद्धति को भौतिकवाद पर आधारित मानता है और ये कहता है कि संपूर्ण सृष्टि का नियंता पदार्थ है और जो आर्थिक शक्तियां हैं वो क्या करती हैं, पूरी सृष्टि को जो है चलाती हैं। तो इस प्रकार से मार्क्स का ये विचार बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसने जो है एक नए विचार को प्रतिपादित किया और ये माना कि पूरी सृष्टि का जो है नियंता या पूरी सृष्टि को चलाने का जो शक्ति है वो पदार्थ में निहित है।